तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, हमें सत्य कथन बताना है, सत्य कथन कौन सा है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। ठीक, तो देखिए क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने पर हमेशा ही कौन सी क्रिया बनती है? संयुक्त क्रिया बनती है। कौन सी क्रिया बनती है? संयुक्त क्रिया बनती है, नामबोधक क्रिया नहीं बनती है। अब नामबोधक क्रिया क्या होती है? तो नामबोधक क्रिया वह क्रिया होती है जो कि संज्ञा या आप कहोगे सर्वनाम या फिर आप कहोगे विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जो क्रिया बनती है उसे हम कहते हैं नामबोधक क्रिया। जैसे कि आप बोलोगे एग्जाम्पल के तौर पर आंख मारना या फिर आप कहोगे गाली देना। आंख मारना, गाली देना, ये सभी क्रिया क्या कहलाती हैं? नामबोधक क्रिया। ठीक, नामबोधक क्रिया कैसे बनती है? संज्ञा से, सर्वनाम से या फिर विशेषण से। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसे कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। ठीक, देखिए वह क्रियार्थक संज्ञा नहीं कहलाएगी। क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? देखिए पहले सबसे पहले इसे कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? तो क्रियार्थक संज्ञा वह होती है जहां पर क्रिया जो होती है वह संज्ञा की तरह व्यवहार करती है। क्रिया जो हो वह संज्ञा की तरह व्यवहार करे, वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे कि हमने यहाँ पर कहा झगड़ना बुरी बात है। झगड़ना बुरी बात है। अब झगड़ना क्या है? तो झगड़ना एक क्रिया है। ठीक, झगड़ना बुरी बात है, तो झगड़ना जो है वह एक क्रिया है और क्रिया किस तरह से व्यवहार कर रही है? संज्ञा की तरह व्यवहार कर रही है। जैसे कि एक और एग्जांपल से समझें तो यहाँ पर आप बोल सकते हो टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक, टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है? अच्छा है। तो ये टहलना जो है ये क्या है? क्रिया है और ये किसकी तरह व्यवहार कर रही है? संज्ञा की तरह व्यवहार कर रही है। तो ये क्या हो जाएंगी आपकी? ये हो जाएगी क्रियार्थक संज्ञा। ठीक, तो इसे कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक, तो ये आपका बिल्कुल सही है कि पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जो आपकी मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाली जो क्रिया होती है, मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाली जो क्रिया होती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज करते हो, जैसे कि मूल क्रिया प्लस कर प्रत्यय। मूल क्रिया के साथ आप कर प्रत्यय का प्रयोग करते हो तो वहां पर क्या बनती है? वह पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। जैसे कि आप बोलते हो कुत्ता, कुत्ता गिरकर मर गया। ठीक, कुत्ता गिरकर मर गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक है आपका यहाँ पर ये जो क्रिया है ये क्या है? गिरकर, और एक है आपका मरना, एक है आपका गया। ठीक, तो ये मरना और गया इसे आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर गिरकर इस वाली क्रिया को देखिए तो यहाँ पर क्या है? गिरना। क्या है? गिरना। गिरना एक क्रिया हुई, इसके साथ आपने क्या किया? कर प्रत्यय जोड़ दिया, तो यही क्या बन गई आपकी? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ये हमारा सही है। ठीक, इसके बाद उपयुक्त सही तो सभी, तो इसे तो यहाँ पर कैंसिल कर ही देंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका रोहन चाय पीकर बैठ गया। ठीक, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, कौन सी क्रिया है? तो देखिए सबसे पहला है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है आपका नाम धातु क्रिया, तीसरा है आपका पूर्वकालिक क्रिया और चौथा है आपका संयुक्त क्रिया। ठीक, तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया तो वह क्रिया होती है जब व्यक्ति स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो राम ने मोहन से पत्र लिखवाया। अब पत्र राम ने स्वयं नहीं लिखा, वह किससे लिखवाया? मोहन से लिखवाया, यानी कि उसने स्वयं कार्य ना करके किसी और से करवाया है, तो वह क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो ये तो हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद है आपका नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया की बात करें तो देखिए नाम धातु जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है? संज्ञा के साथ, क्या? संज्ञा के साथ आपको आना या फिर आना
या फिर ना, आना, इयाना या फिर ना, इनमें से कोई भी एक प्रत्यय दिख जाएगा संज्ञा के साथ तो वह हो जाएगी आपकी नाम धातु क्रिया। जैसे कि आप बोलोगे लात से लतियाना, बात से बतियाना, ठीक, इस प्रकार से जो आपके बनती हैं वो सभी आपकी नाम धातु कहलाती हैं, तो इसे यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक, इसके बाद है आपका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में हमने आपको क्या बताया था, कर प्रत्यय यहाँ पर लगाकर हम क्या कर देते हैं, क्रिया बना देते हैं पूर्वकालिक। अब यहाँ पर देखिए पीना के साथ कर प्रत्यय लगा दिया तो यही क्या हो जाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब संयुक्त क्रिया क्या होती है, तो जब वह दो क्रियाएं ऐसी हों, किसी भी वाक्य में दो क्रियाएं ऐसी हों जिनका हम अलग अलग प्रयोग ना कर सकें, उनको हमेशा एक साथ ही प्रयोग किया जाता हो, तो उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझें, तो जैसे कि हम बोलें बह घर चला गया। ठीक, बह घर चला गया। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो बह घर चला गया। अब यहाँ पर ये जो गया है और ये चला है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, संयुक्त क्रिया हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, यहाँ पर यदि हम किसी एक को भी यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं तो वहाँ पर बह अर्थ नहीं निकलेगा जो इस वाक्य का निकलना चाहिए। जैसे कि हम बोलें बह घर चला, और वहाँ पर क्या था, अर्थ क्या था, बह घर चला गया। ठीक, तो यहाँ पर यदि हमने गया क्रिया को यहाँ पर कैंसिल किया तो यहाँ पर अर्थ पूरा हमारा नहीं निकल रहा है। अब यहाँ पर यदि हम गया क्रिया को वापस ले लें और चला क्रिया को हम यहाँ से हटा दें तो यहाँ पर क्या होता है, बह घर गया। क्या बह अर्थ निकल रहा है जो पहले निकल रहा था, नहीं निकल रहा था। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को हमेशा ही एक साथ ही प्रयोग किया जाएगा, अलग अलग प्रयोग इन्हें नहीं किया जाएगा, तो इसी को कहते हैं संयुक्त क्रिया। ठीक, अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अकर्मक क्रिया है। ठीक, देखिए सकर्मक और अकर्मक की पहचान करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीका है, उससे ज़्यादा ईजी तरीका कोई भी नहीं हो सकता। ठीक, आपको वहाँ पर क्या करना है, आप ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करना है, आपको देखिए क्या करके प्रश्न पूछना है, क्या करके आपको प्रश्न पूछना है। यदि आपका उत्तर कर्ता के रूप में आता है, किसके रूप में, कर्ता के रूप में आता है, तो वह हमेशा ही आपकी अकर्मक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अकर्मक। और यदि जो उत्तर है वह आपका कर्म के रूप में आता है, किसके रूप में, कर्म के रूप में, तो आप बोलोगे कि ये कौन सी क्रिया है आपकी, सकर्मक। कौन सी, सकर्मक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, एक है आपका पिसना, दूसरा है आपका बांधना, तीसरा है आपका काटना और चौथा है आपका लूटना। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यदि हम बोलें लूटना कैसी क्रिया है, तो लूटना एक आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, तो देखिए यदि हम बोलें कि राम लूट रहा है, क्या हमने बोला कि राम लूट रहा है, तो आप पूछोगे कि क्या लूट रहा है, तो आप बोलोगे कि पतंग लूट रहा है, या फिर आप कुछ भी ऐसा बोल सकते हो जो कि आप बोलना चाहो। ठीक, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, तो जो कुछ भी आप बोल रहे हो वो क्या है, कर्म है। वाक्य में जो कर्म होता है यदि प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखें काटना, हम बोलें कि राम काट रहा है, आपने बोला कि क्या काट रहा है, तो हमने बोला फसल काट रहा है, फल काट रहा है। आप बहुत सारे शब्द ऐसे बोल सकते हो, और वो सारे शब्द क्या होंगे वाक्य में, वो सारे कर्म होंगे। जब कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है तो वो क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया, तो इसे भी कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि बांधना, हमने बोला कि राम बांध रहा है, आपने बोला कि क्या बांध रहा है, तो हमने बोला कि गठरी बांध रहा है, या इस प्रकार से आप कोई भी शब्द बोल सकते हो। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो भी वाक्य में जो शब्द है वो क्या है, कर्म है। तो यदि क्रिया का फल कर्ता की जगह कर्म पर पड़ रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वह सकर्मक क्रिया हो जाएगी, तो इसे भी कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पर पिसना, पिसना क्या हो जाएगी, तो पिसना आपका एक अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अब तो अब वो वाली बात आप ध्यान से समझिए। ठीक, अब ध्यान से आपको क्या समझना है, यदि हम बोलें कि लूटना क्या है, तो लूटना आप बोलोगे कि यह एक सकर्मक क्रिया है। क्या है, सकर्मक क्रिया है। यदि हम बोलें कि इस क्रिया का अकर्मक रूप क्या होगा, इस क्रिया का अकर्मक क्या रूप क्या होगा, तब आप क्या बोलोगे, तो इस क्रिया का जो अकर्मक रूप होगा वो होगा लुटना। क्या होगा, लुटना। लुटना इसका अकर्मक रूप होगा और लूटना जो है वह सकर्मक रूप है। ठीक, अब इसी प्रकार से देखिए काटना जो है वह सकर्मक रूप है, और इसी का यदि हम बोले कि अकर्मक रूप क्या होगा, तो वो है रहेगा आपका कटना। क्या रहेगा, कटना। अब इसके बाद हम बोलें कि बांधना जो है, बांधना क्या है, एक सकर्मक रूप है, और यदि इसी का पूछें कि अकर्मक रूप क्या हो जाएगा, तो बंधना इसका अकर्मक रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंधना। ठीक, तो अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है, सटियाना
सटियाना किस प्रकार की क्रिया है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका नाम धातु क्रिया, दूसरा है आपका क्रियार्थक संज्ञा, तीसरा है आपका प्रेरणार्थक और चौथा है आपका यौगिक। ठीक, अब यहाँ पर आप जाने समझिएगा, सटियाना जो होता है आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है आपका सठ प्लस इयाना, सठ प्लस इयाना, और हमने आपको क्या बोला था कि आना, इयाना और ना, ये प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनसे जो क्रिया बनती है वह आपकी क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। और प्रत्यय क्या प्रयोग होते हैं आपके, प्रत्यय आना, इयाना और ना, ये प्रत्यय आपके प्रयोग होते हैं। जैसे कि सटियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, ये सभी क्या कहलाती हैं आपकी नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक, क्रियार्थक संज्ञा हमने आपको बताया था कि जो क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करती है तो वह क्रियार्थक संज्ञा, प्रेरणार्थक जब किसी और से कार्य कराया जाता है। और यहाँ पर यौगिक क्रिया क्या होती है, तो यौगिक धातु जो होता है, यौगिक क्रिया जो होती है उसमें क्या होता है, मूल धातु प्लस यौगिक धातु। ठीक, मूल धातु और यौगिक धातु को एक साथ जोड़कर हम क्या बनाते हैं, यौगिक क्रिया बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमने बोला कि उठ बैठा, क्या बोला, उठ बैठा, चल चला। ठीक, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, यौगिक क्रिया कहलाती हैं। ठीक, इसका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका उठना, दूसरा है आपका चमकाना, तीसरा है आपका गिराना और चौथा है आपका देना। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, गिराना, चमकाना, उठाना, इनमें से तो आप बोल सकते हो लेकिन देना तो आपकी होगी ही नहीं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए उठना, ये क्या है, उठना, तो उठना क्या हो जाएगी, ये आकर्मक क्रिया हो जाएगी, तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो क्रियाएं बचती हैं, एक है आपका चमकाना और दूसरा है आपका गिराना। अब ये जो दोनों क्रियाएं हैं, इन दोनों क्रियाओं में आप देख रहे हो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होगी, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जब किसी और से कार्य कराया जाए, लेकिन यहाँ पर स्वयं ही कार्य किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, गिराना, यहाँ पर देखिए चमकाना। ठीक, चमकाना यानी कि खुद ही चमका रहा है, गिराना यानी कि खुद ही गिरा रहा है। ठीक, तो यानी कि दोनों क्रियाएं जो हैं वे अपने आप की जा रही हैं। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है, ध्यान से समझिएगा, एक होती है आपकी मूल क्रिया, क्या होती है, मूल क्रिया, और एक होती है आपकी प्रथम प्रेरणार्थक, और एक होती है आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक, एक होती है आपकी मूल क्रिया, एक होती है आपकी प्रथम प्रेरणार्थक और एक होती है आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक। अब यहाँ पर होता क्या है, आना, क्या, आना, और इसमें क्या होगा, बाना, क्या होगा, बाना, इसमें होगा आपका आना प्रत्यय, इसमें होगा आपका बाना प्रत्यय। कैसे होगा, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, हमने बोला गिराना। ठीक, तो यहाँ पर ये जो गिरना जो है वह आपकी मूल क्रिया है, गिरना मूल क्रिया है। अब यहाँ पर हम बोलें कि गिराना, क्या, गिराना जो हो जाएगी वह प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी। अब बोलें कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो जाएगी, तो वह हो जाएगी गिरबाना, क्या हो जाएगी, गिरबाना। गिरना जो मूल क्रिया है, गिराना यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, गिरबाना यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। अच्छे से समझ आ गया होगा, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गिराना, क्या हो जाएगा, गिराना। और ये किसके अंतर्गत आएगा, तो यह आएगा प्रथम प्रेरणार्थक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, प्रथम प्रेरणार्थक के अंतर्गत। ठीक, अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये चमकाना ये भी तो इसी प्रकार से हो रहा है और ये भी आपका इसी प्रकार से बन जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पर हम बोले चमकना, उसके बाद चमकाना, इसके बाद चमकबाना। ठीक, यहाँ पर लेकिन आप ये देख रहे हो चमकबाना, इस प्रकार से कोई भी सेंस नहीं बनता है, अच्छा कोई सेंस नहीं बनता है। चमकबाना ये कौन सा सेंस होता है, आप खुद ही यहाँ पर इस शब्द को बोलकर देखोगे तो आप खुद ही समझ सकते हो कि देखिए चमकाना तो एक शब्द आपका अच्छे से बन सकता है, इसका एक सेंस लग सकता है, लेकिन चमकबाना
होता तो है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये होता है, लेकिन ऐसा कोई भी कभी भी करता नहीं है, ठीक। तो लेकिन चमकवाना इस प्रकार से हम कभी भी नहीं बोलते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, ठीक, इसको नहीं लेंगे। आंसर की जो पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, देखिए 100% में से जो आपकी 80% पॉसिबिलिटी है वो तो आपकी गिराना की है, ठीक। बाकी 20% जो बचती है वो आपकी चमकाना की है, ठीक। तो इसलिए 20% वाले को हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, 80% वाले को ले रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहला है आपका, रमेश सुरेश को पत्र लिखता है। रमेश सुरेश को पत्र लिखता है। हमने पूछी क्या लिखता है, तो आपने बोला कि पत्र लिखता है। अब इस वाक्य में जो पत्र है वह क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि कर्म है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सकर्मक, क्या हो जाएगा सकर्मक, ठीक। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, कृष्ण राधा से खाना पकवाता है। कृष्ण राधा से खाना पकवाता है, यानी कृष्ण जो है वह स्वयं खाना नहीं पका रहा है, वह राधा से पकवा रहा है। जब क्रिया किसी दूसरे से करवाई जाती है तो वह क्या कहलाती है, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शंस को देख लेते हैं, राम के दादाजी खाना खाकर घूमने गए। हमने आपको बोला था कि पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि जो आपकी मूल क्रिया जो होती है उसके साथ आप कर प्रत्यय लगा देते हो, तो वही हो जाती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। तो ये क्या हो जाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखें, नेहरू जी जेल से पत्र लिखा करते थे। पत्र लिखा करते थे, तो ये क्या हो जाएगा आपका संयुक्त क्रिया, ठीक। ये कौन सी क्रिया है आपकी, संयुक्त क्रिया, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट की ओर देखते हैं, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। हमें सकर्मक क्रिया की पहचान करनी है जहाँ पर क्रिया का फल किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा, यानी कि जो क्या करके यदि हम प्रश्न पूछेंगे तो वह कर्म के आधार पर आना चाहिए, ठीक, कर्ता नहीं कर्म के आधार पर, सॉरी, ठीक। तो कर्म के आधार पर आपका आंसर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला है आपका, वह नहाकर आया। यहाँ पर क्या है, वह नहाकर आया। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये क्या है, कर प्रत्यय लगा हुआ है। कर प्रत्यय लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, तो इसे यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। इसके बाद है उसका, उसने आम खाया। हमने पूछा क्या खाया, तो आपने बोला कि आम खाया, और आम इस वाक्य में क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि कर्म है। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी सकर्मक क्रिया। हमसे क्या पूछा गया था, सकर्मक, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखते हैं, बे डूब गए। क्या, बे डूब गए, तो ये क्या हो जाएगी आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी संयुक्त क्रिया। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, मछली तैरती है। हमने पूछा क्या तैरती है, हमने पूछा क्या तैरती है, तो आपने बोला कि मछली तैरती है। हमने पूछा क्या तैरती है, तो आपने बोला मछली तैरती है। और इस वाक्य में हम देखें तो मछली क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि कर्ता है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया, क्या हो जाएगी अकर्मक, ठीक। तो अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, वह घर पहुँच गए। वह घर पहुँच गए। अब ये रेखांकित जो किया गया है पहुँच गए, इसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ये कौन सी क्रिया है इसमें, ठीक। तो सबसे पहला प्रेरणार्थक, तो इसे तो यहाँ पर कैंसिल कर ही देंगे। द्विकर्मक, देखिए द्विकर्मक के बारे में यदि आपको ना पता हो तो पहले आप समझ लीजिए। द्विकर्मक वह क्रिया होती है जिस क्रिया का संबंध वाक्य के दो कर्मों से होता है। एक वाक्य ऐसा होता है जिसमें कि दो कर्म होते हैं और उस क्रिया का संबंध दोनों ही कर्मों से होता है। जैसे कि हम आपको वाक्य से समझाएं, तो वाक्य में हम बोलें कि जैसे कि भाई ने बहन को 500 रुपये दिए। भाई ने बहन को 500 रुपये दिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, एक कर्म क्या हो गया यहाँ पर, बहन, ठीक, और एक कर्म क्या हो गया आपका रुपये, 500 रुपये, ठीक। और हमेशा ही आप याद रखोगे कि जहाँ पर दो कर्म की जो क्रिया होती है उसमें जो पहला जो कर्म होता है, फर्स्ट जो कर्म होता है वह आपका सजीव होता है। क्या, सजीव, या आप बोलोगे प्राणीवाचक, प्राणीवाचक, ठीक। आप बोलोगे सजीव या प्राणीवाचक, और दूसरा जो होता है वह होता है आपका निर्जीव, और बोलोगे निर्जीव या फिर अप्राणीवाचक, ठीक। याद रखिएगा, द्विकर्मक जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, किसी भी वाक्य में दो कर्म होते हैं
वो दोनों जो कर्म होते हैं जिसमें से पहला जो कर्म होता है वह सजीव होता है यानी कि प्राणीवाचक होता है, और दूसरा जो होता है वह निर्जीव होता है यानी कि अप्राणीवाचक होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, भाई ने बहन को, तो बहन पहला कर्म है, तो ये कर्म क्या है आपका सजीव है, और 500 रुपये ये क्या है निर्जीव है। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा, तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि पूर्वकालिक जो क्रिया होता है उसमें क्या होता है कर प्रत्यय लगा होता है, तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं और आपका आंसर क्या होगा संयुक्त क्रिया। ठीक, इसका नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान कीजिए, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक, तो सबसे पहला है राम ने पढ़ा, हमने पूछा क्या पढ़ा, तो आपने बोला कि अखबार पढ़ा और पत्र पढ़ा, आप कुछ भी ऐसे बोल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी सकर्मक। इसको नेक्स्ट देखते हैं, सीता गीत गाती है, हमने पूछा क्या गाती है, हमने पूछा क्या गाती है, तो आपने बोला कि गीत गाती है। गीत क्या है इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सकर्मक। क्या हो जाएगा सकर्मक। ठीक, इसके बाद है सोहन ने हरि से पुस्तक लिखवाई। अब जो कार्य जो है वह सोहन ने खुद नहीं किया, किससे करवाया, हरि से करवाया। जब कोई क्रिया किसी और से करवाई जाती है तो वहां पर क्या होता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें कि पिताजी बाजार गए, हमने पूछा क्या गए, तो आपने बोला पिताजी गए। हमने पूछा क्या गए, तो आपने बोला पिताजी गए, और पिताजी इस वाक्य में क्या है सब्जेक्ट है यानी कर्ता है। क्रिया का फल जब कभी भी कर्ता पर पड़ता है तो वह क्या हो जाती है अकर्मक क्रिया। क्या हो जाती है अकर्मक क्रिया। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोहन के पिताजी विदेश गए, सोहन के पिताजी विदेश गए, इस वाक्य में हमें क्रिया की पहचान करनी है कि क्रिया किस काल के अंतर्गत है। ठीक, सबसे पहला है आपका सामान्य भूतकाल, दूसरा है आपका आसन्न भूतकाल, तीसरा है आपका पूर्ण भूतकाल, और चौथा है आपका संदिग्ध भूतकाल। ठीक, हम चारों को ही एक एक करके समझ लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है सोहन के पिताजी विदेश गए। ठीक, सोहन के पिताजी गए, कहाँ पर गए विदेश गए, यहाँ पर सीधा ही बोला गया है विदेश गए, विदेश गए। ठीक, तो यहाँ पर ये जो होगा ये आपका सामान्य भूतकाल में होगा। किस में होगा सामान्य भूतकाल में। अब यदि हम बात करें कि पूर्ण भूतकाल में होता यदि ये वाक्य, तो किस प्रकार से होता, तो वह आपका वाक्य होता सोहन, सोहन के पिताजी विदेश गए थे। क्या लग जाता था थी थे लग जाता, तो वह क्या हो जाता पूर्ण भूतकाल में चला जाता। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर सिर्फ गए ए इस प्रकार से थे, आ ई ए इस प्रकार से लगा हुआ है, तो वह सामान्य भूतकाल में आएगा। जब कभी थाती थे आ गया तो वह किस में आ जाएगा पूर्ण भूतकाल में आ जाएगा। अब यदि हम बात करें कि आसन्न भूतकाल में होता तो किस प्रकार से वाक्य बनता, तो वहां पर बनता सोहन के पिताजी, सोहन के पिताजी विदेश गए हैं। क्या बोल देते हम हैं, है ही है इस प्रकार से जब कभी भी लगेगा, ये हा जब कभी भी लगेगा तो वह आ जाएगा आपका आसन्न भूतकाल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाएगा आसन्न भूतकाल के अंतर्गत। याद रखिएगा डायरेक्ट आई ए इस प्रकार से दिया हुआ है तो वह किस में आएगा सामान्य भूतकाल में आएगा, और यदि थाती थे लग जाएगा तो वह पूर्ण भूतकाल में चला जाएगा, और यदि है लग जाएगा तो वह किस में चला जाएगा भूतकाल में। अब यदि ये पूछा जाएगा कि संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा, तो संदिग्ध भूतकाल में होता तो ये वाक्य बनता आपका सोहन के पिताजी, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं सोहन के पिताजी, सोहन के पिताजी विदेश गए होंगे, होगा होगी होंगे इस प्रकार से जब कभी भी लग जाएगा तो वह चला जाएगा संदिग्ध भूतकाल में। ठीक, तो अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होंगी, दोबारा इसे समझ लीजिए। सामान्य भूतकाल होगा तो आ ई ए इस प्रकार से दिखेगा, आसन्न भूतकाल होगा तो उसमें है दिखेगा, संदिग्ध होगा तो उसमें होगा होगी होगे इस प्रकार से दिखेगा, और यहाँ पर पूर्ण भूतकाल होगा तो था थी थे दिखेगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अकर्मक क्रिया यानी कि कार्य का जो फल पड़े वो किस पर पड़े कर्ता पर पड़े। क्या करके यदि हम प्रश्न पूछें तो वह कर्ता के रूप में आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए
राम गिलास से दूध पीता है। हमने पूछा क्या पीता है, तो आपने बोला कि दूध पीता है, और दूध वाक्य में क्या है, ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। इसका नेक्स्ट है आपका लड़की गा रही है। हमने पूछा क्या गा रही है, तो आपने बोला कि लड़की गा रही है। हमने पूछा क्या गा रही है, आपने बोला लड़की गा रही है, तो लड़की गा रही है, लड़की क्या है वाक्य में, सब्जेक्ट है यानी कर्ता है। जब कभी कर्ता पर प्रभाव पड़ता है क्रिया का, तो क्या हो जाती है आपकी अकर्मक क्रिया। ठीक, और वाक्यों को भी देख लेते हैं। लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही हैं। हमने पूछा क्या पढ़ रही हैं, तो आपने बोला कि पुस्तकें पढ़ रही हैं, और पुस्तकें वाक्य में क्या है, कर्म है। जब कर्म है तो ये क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगी सकर्मक। ठीक, इसे भी कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। हमने पूछा क्या खेल रहा है, हमने पूछा क्या खेल रहा है, तो आपने बोला कि फुटबॉल खेल रहा है, और फुटबॉल वाक्य में क्या है, ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो क्या हो जाती है सकर्मक क्रिया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, क्रिया के किस रूप से कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। याद रखिएगा कर्ता के बारे में बोला गया है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका वर्तमान कालिक, दूसरा है भविष्यकालिक, तीसरा है भूतकालिक, और चौथा है आपका आज्ञार्थक। ठीक, तो इन सबको एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम वर्तमान कालिक की बात करें, तो देखिए हमने बोला कि राम पढ़ता है। अब यहाँ पर ये क्या होगा, राम पढ़ता है, तो राम क्या है आपका, ये पुल्लिंग है। ठीक, अब हम स्त्रीलिंग के बारे में बात करते हैं, तो हमने बोला सीता पढ़ती है। हमने बोला सीता पढ़ती है, हमने बोला राम पढ़ता है, और दूसरा बोला हमने सीता पढ़ती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों कर्ता जो हैं वे क्रिया को क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। यहाँ पर हो गया पढ़ता और यहाँ पर हो गया पढ़ती, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बोले भविष्यकाल के बारे में बोले, राम, देखिए राम पुस्तक पढ़ेगा। ठीक, हम बोले राम पुस्तक पढ़ेगा, और इसी प्रकार से हम बोल दें सीता पुस्तक पढ़ेगी, तो वहाँ पर क्या हो गया पढ़ेगा, और वहाँ पर क्या हो गया पढ़ेगी। और यहाँ पर देखिए पुल्लिंग के लिए पढ़ेगा आ रहा है, और स्त्रीलिंग के लिए पढ़ेगी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी चेंजिंग हो रही है, तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। राम बाजार गया था, राम बाजार गया था, राम बाजार गया था। हमने बोला सीता बाजार गई थी। यहाँ पर गया था हो रहा है, यहाँ पर गई थी हो रहा है, तो यहाँ पर भूतकाल में भी परिवर्तन हो रहा है, तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। लेकिन जो आज्ञार्थक होता है इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। कैसे परिवर्तन नहीं होता, तो वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। आज्ञार्थक वे होते हैं जिनमें आज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है, आज्ञा दी जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि राम पत्र पढ़ो, हमने बोला राम पत्र पढ़ो, इसके बाद हमने बोल दिया सीता पत्र पढ़ो। अब इसके बाद हमने बोल दिया, जैसे कि सबके लिए बोल रहे हैं, तो सबके लिए जो तुम शब्द होता है ये इसीलिए प्लूरल होता है कि एक व्यक्ति के लिए भी बोला जा सकता है, और यहाँ पर सभी के लिए भी बोला जा सकता है। देखिए सभी के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं तुम सभी, हमने बोल दिया तुम सभी पत्र पढ़ो। अब यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है, और यहाँ पर आप बहुवचन भी है। ठीक, बहुवचन भी है, स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है, लेकिन यहाँ पर ये जो आपका पढ़ो जो है, पढ़ो जो क्रिया है, ये आपका परिवर्तित नहीं हो रहा है, ये आपका परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो किसके अनुसार परिवर्तित नहीं होता, तो यहाँ पर हो जाएगा आज्ञार्थक। आज्ञार्थक जो वाक्य होते हैं उनमें वहाँ पर कर्ता के अनुसार क्या होता है, क्रिया परिवर्तित नहीं होती। ठीक, अच्छे से याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है क्रियार्थक संज्ञा की पहचान कीजिए। आपको अच्छे से पता है क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, ऐसी क्रिया जो कि संज्ञा की तरह व्यवहार करे वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। ठीक, हमें सत्य बोलना चाहिए, यहाँ पर क्या है, हमें दिया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में। वर्षा हो रही है, यहाँ पर वर्षा दिया हुआ है, वर्षा भी आपका एक संज्ञा होता है, तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। झूठ मत बोलो, और दूसरा वाक्य है टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए टहलना झूठ जो है इस वाक्य में, ये जो झूठ शब्द है ये आपका क्या है, तो ये आपका एक क्रिया विशेषण है। झूठ बोलना,
झूठ बोलना। अब बोलने की विशेषता बता रहा है, बोलना क्या होता है, एक क्रिया होता है और क्रिया की विशेषता जो भी शब्द बताता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद टहलना की बात करें तो टहलना स्वास्थ्य के लिए, और आपको अच्छे से पता है कि टहलना जो होता है वह एक क्रिया होता है। अब टहलना जो है यह क्रिया जो है यह किसकी तरह व्यवहार कर रही है, संज्ञा की तरह, तो यही हो जाएगा आपका क्रियार्थक संज्ञा। ठीक, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट देखते हैं, भाई बहन को 500 रुपये देता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है ये हमें बताना है। ठीक, सबसे पहला है आपका सामान्य क्रिया, दूसरा है सकर्मक, तीसरा है अकर्मक और चौथा संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पर देखिए भाई बहन को 500 रुपये देता है, हमने पूछा कि क्या देता है, तो आपने बोला कि 500 रुपये देता है। क्या देता है, 500 रुपये देता है। और 500 रुपये इस वाक्य में क्या है, तो ऑब्जेक्ट है। जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो वह क्या हो जाती है आपकी सकर्मक, क्या हो जाती है सकर्मक। लेकिन आपका यहाँ पर सकर्मक ऑप्शन नहीं होता तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अभी अभी हमने आपको समझाया था, यदि यहाँ पर सकर्मक नहीं होता तो यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा सही होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था आपका द्विकर्मक। क्या, द्विकर्मक। द्विकर्मक में क्या होता है कि पहला जो कर्म होता है वह आपका प्राणीवाचक होता है और दूसरा जो कर्म होता है वह निर्जीव होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे भाई बहन को 500 रुपये देता है, तो एक कर्म ये हो गया, ये क्या है, प्राणीवाचक है यानी कि सजीव है। 500 रुपये एक कर्म ये हो गया यानी कि ये क्या है, निर्जीव है। ठीक, तो अच्छा समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर सकर्मक भी हो जाएगा और द्विकर्मक भी हो जाएगा, यानी कि दोनों ही यहाँ पर आंसर होंगे। ठीक, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ सकर्मक है तो हम सकर्मक लगाएंगे। ठीक, इसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया यानी कि क्रिया का फल किस पर पड़ना चाहिए, कर्म पर पड़ना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सांप रेंगता है, हमने पूछा क्या रेंगता है, तो आपने बोला कि सांप रेंगता है, और सांप इस वाक्य में क्या है, करता है, तो कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अकर्मक। क्या हो जाएगा, अकर्मक। ठीक, इसका नेक्स्ट देखते हैं, बंदर कला खाता है, हमने पूछा क्या खाता है, तो आपने बोला कि कला खाता है, और कला इस वाक्य में क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।